इस साल जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका और ईरान में कुछ डील हो पाएगी, और वीकेंड के दौरान हमने देखा भी था जिस तरह की खबरें आई कि पॉजिटिव दिशा में बातचीत चल रही थी। लेकिन वापस से जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं, ईरान भी रिटेलिएटरी अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। कुवैत ने इस बात को माना भी है कि वहाँ उन पर भी अटैक ईरान की तरफ से किए गए हैं। तो लग रहा है कि कैसे डील होगी और उसका ग्लोबल मार्केट पर क्या कुछ असर होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। कोटक कमोडिटीज़ के कमोडिटी मार्केट के हेड भी हैं और साथ साथ करेंसी मार्केट के हेड भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर, आनंद बैनर्जी सर हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा, इस जियो पॉलिटिकल कंसर्न को आप कैसे देख रहे हैं? ये कब तक थमेगा और इसका असर ग्लोबल मार्केट पर क्या होने वाला है? विश्वमोहन जी, एक्चुअली अभी जो सिचुएशन मार्च में अराइज हुआ था वो अभी भी वैसा के वैसा ही है कि जो आपका डेली शॉर्टेज है इन सप्लाईज। अगर कोई अग्रेसिव एस्टिमेट्स करे तो 11 से 12 मिलियन बैरल्स का है। अगर कोई काफी ज्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट करे तो 60 से 8 मिलियन बैरल्स का है। मतलब 7 to 8% ऑफ का जो ग्लोबल सप्लाईज था थ्रू जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का एक तरह से ऑलमोस्ट एक लॉकडाउन के होने वजह से वो सप्लाई इज नॉट कमिंग इनटू द मार्केट। और जिसके वजह से हो क्या रहा है कि आपका जो ऑयल प्राइसेस है वो मतलब उसमें अप ट्रेंड तो नहीं है, एक कंसोलिडेशन है, बट एक हाई लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब $100 के आसपास लगभग ब्रेंट। और जो प्रोडक्ट प्राइसेस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस, उसमें जो अप मूव है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द ब्रेंट और WTI। तो जिसका सीधा साधा असर जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर आ रहा है। तो ये जो एक ओवरऑल सिचुएशन है, इसमें अभी तक कोई मेजर चेंज हुआ नहीं है इन स्पाइट ऑफ द सीज फायर। एक दो छुटपुट घटना ऐसा हो रहा है जहां पे बंदर अब्बास में जैसे यूएस ने आज बॉम्बिंग किया, उसका रिटेलिएशन में IRGC ने कुछ ड्रोन्स भेजा टुवर्ड्स कुवैत। बट अभी तक फुल स्केल एस्केलेशन नहीं है। इसके वजह से ऑयल प्राइसेस अभी भी एक रेंज में है, मतलब ऑन द डाउन साइड $85 to $90 ब्रेंट में। तो 90 के आसपास है इसका बेस, और अपसाइड में 115 के आसपास इसका पीक। तो जनरली 115 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास जाते ही एक तरह से वर्बल इंटरवेंशन हो, एक्चुअल मार्केट में इंटरवेंशन हो, वो हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सिचुएशन कंटिन्यू नहीं हुआ हो सकता, क्योंकि आप कितना दिन इन्वेंट्री को यूटिलाइज करके जो सप्लाई शॉर्टफॉल है उसको मीट करोगे? अगर ये चलता रहा एवरी वीक, द रिस्क ऑफ $120 के ऊपर क्रूड जाने का चांसेस इंक्रीजेस। ओके, तो भारत के लिहाज से ये काफ़ी निगेटिव खबर है कि $120 के ऊपर फिर से जाने की आशंका यहाँ पर लग रही है। जिस तरह की चिंताएं हैं वो बाजार पर लगातार हावी हो रही है। सर, आपको लग रहा है कि ये एस्केलेशन और भी बढ़ सकता है, या अब ईरान के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है? अगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन अमेरिका की तरफ से देखने को मिले तो वो बैक सीटेड महसूस होगा और वॉर पूरी तरह से थम भी सकती है। आप इसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, अभी तो पॉज है, और मैं ये मानता हूं कि ईरान के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जो एक तरह से जो आपका ब्लॉकेड है अमेरिका का, उसके वजह से जो ईरान का एक नेचुरल एक्सपोर्ट्स था उसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है और वो ठप हो चुका है। तो इसके लिए ईरान भी अंडर प्रेशर है। इसके लिए देखिए, जो अटैक हुआ बंदर अब्बास में, उसका जो रिटेलिएशन था IRGC का, वो काफी एक लो प्रोफाइल वाला था। इट्स नॉट लाइक जो पहले होता था कि एक बॉम्बिंग हुआ उसके तुरंत रिटेलिएशन में आपका हर गल्फ कंट्रीज के ऊपर एक लार्ज स्केल अटैक होता था। तो मतलब ईरान भी एक एस्केलेशन अभी नहीं चाह रहा है। बट अभी भी जो इम्पोर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए, कि होर्मुज से कब ये जो सप्लाई जो पॉइंट है ये कब हटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तभी जाके आपके जो प्राइसेस है एनर्जी का, उसमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा, और जो एक खतरा है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और सब कुछ का, वो कम हो जाएगा। बट अल्टीमेटली अभी एस्केलेशन नहीं हो रहा है, बट एक एक डेडलॉक होके रखा है, जो अपने आप में एक नेगेटिव है। अनिल सर, एक सवाल और मैं यहाँ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को लेकर कितनी होगी? उस रूट से अभी मौजूदा माहौल में कितना आता होगा? क्योंकि पहले तो 50% से ज़्यादा उस रूट से हम इंपोर्ट कर रहे थे, अभी कितना आ रहा होगा भारत में?
अभी हम लोगों ने काफी डिपेंडेंस कम कर दिया, क्योंकि जो आपका जो ऑल्टरनेटिव रूट है थ्रू हम्म रेड सी, तो वहां हम्म से भी काफी सप्लाईज हो रहा है। और आप अगर देखोगे लास्ट एक महीना में जो मेजर सप्लाईज है उसमें अभी वेनेजुएला उभर के आया हम्म है। इवन यूएस से भी सप्लाई हो रहा है, रशिया हैज बिकम सिग्निफिकेंट सप्लाई। तो हम लोग का जो डिपेंडेंस है वो जो 50+% था, आई थिंक इट हैज कम डाउन ड्रामेटिकली टू 10-15%। बट सप्लाई का इशू नहीं है फॉर ऑयल, क्योंकि हम लोगों के पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है बिकॉज ऑफ हम्म एक्सीलेंट एनर्जी डिप्लोमेसी। बट हम्म आपका सप्लाई तो है, प्राइस का इम्पैक्ट तो रहेगा। और जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो हर इकोनॉमी, हर कंट्री द वर्ल्ड के ऊपर है, कम ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन कौन ऑयल प्रोड्यूसर है, कौन ऑयल कंज्यूमर है। बट हम्म जो इम्पैक्ट है ऑयल प्राइसेस का, और उसके साथ अदर कमोडिटीज का, क्योंकि आपका फर्टिलाइजर के ऊपर भी इम्पैक्ट है, इंडस्ट्रियल हम्म गैसेस के ऊपर इम्पैक्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर इम्पैक्ट है। तो हम्म ये तब तक कम नहीं होने वाला है जब तक आपका सप्लाई सिचुएशन, एटलीस्ट मार्केट ये नहीं समझता कि अभी सप्लाई सिचुएशन इंप्रूव वहां हो चुका है, तब आपका ऑटोमेटिकली प्राइसेस के ऊपर एक डाउनवर्ड इम्पैक्ट आएगा। ये तो है कि पूरा इकोसिस्टम इससे परेशान है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस से तो हर कुछ कनेक्टेड है ही। आपका रेंज क्या है, आपकी रीडिंग क्या कह रही है, कच्चा तेल किस दायरे में रहेगा मीडियम टर्म में? अगर एक महीने की हम बात कर ले तो किस दायरे में आपको रहता दिख रहा है? होपफुली 110 के नीचे रहेगा। अभी तो ठीक है, एक डाउन ट्रेंड है अभी, $96 के आसपास है ब्रेंट। तो हम्म 90 और 110 का एक ब्रॉड रेंज है। इसके ऊपर, 110 के ऊपर ये तभी जाएगा जब आप अगर फ्रेश फ्रेश एक एस्केलेशन होता है। और 90 के नीचे ये तभी सस्टेन होगा जब एक कॉन्क्रीट डी एस्केलेशन हो। तो तब तक ये 90 और 110 के बीच मूव करे। ओके, तो साफ राय है, $90 टू $110 के आसपास आपको ब्रेंट क्रूड का भाव अभी नियर टर्म में दिख रहा है। जबकि इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी वॉर की, तभी ज़्यादा प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। सर, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी से हमने ड्रॉप आते देखे हैं, क्या और गिरावट यहाँ से आ सकती है, या जो भी खबरें हैं वो सब कुछ डिस्काउंटेड हो चुकी है? चाहे वो बॉन्ड यील्ड में जिस तरह की बढ़ोतरी हो, ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू होने का सिलसिला कहा जा रहा है दिसंबर से शुरू हो सकता है, तो ये सारी खबरें प्राइस्ड इन हैं, या और भी निगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे आना बाकी है, और भी गिरावट आ सकती है? विश्वमोहन जी, जितना दिन ये ऑयल का एक सिचुएशन चलेगा, इसके कारण क्या होता है, आपका जो सेकेंडरी इम्पैक्ट्स है, जैसे आपने बताया कि आपका इन्फ्लेशन के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो अभी तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि तो जो सेंट्रल बैंक्स है ग्लोबली जैसे फेड अभी तुरंत जाके वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। बट इसका मतलब ये है कि कोई इंटरेस्ट रेट कट का कोई अभी गुंजाइश नहीं है। और जो डॉलर इंडेक्स है, या जो डॉलर का ओवरऑल एक डिमांड है, वो अभी भी स्ट्रांग है, बिकॉज आपका जितने सारे पेट्रोलियम कमोडिटीज है वो अल्टीमेटली प्राइस्ड इन डॉलर्स है। तो नेचुरली जैसे जैसे वो एलिवेटेड रहेगा, डॉलर का डिमांड भी स्ट्रांग रहेगा। तो नेचुरली आप देख रहे हो कि गोल्ड में एक डाउन ट्रेंड है। और अभी तक टेक्निकली एटलीस्ट हो सकता है गोल्ड वापस $4,000 के आसपास आ जाए। और सिल्वर का $70 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। बट ये माहौल जब तक है तब तक ये गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है, क्योंकि सिर्फ एनर्जी ही चलेगा, बाकी सब मार्केट विल बी अंडर प्रेशर। ओके, तो आपको लग रहा है कि सोने और चांदी के भाव दबाव में रहेंगे? $70 के आसपास आपको चांदी में सपोर्ट लग रहा है, कॉमेक्स सिल्वर की बात कर रहे हैं, और कॉमेक्स पर सोना $4,000 तक फिसल सकता है। सर, अगर उसे इंडियन मार्केट में अगर कन्वर्ट करें तो वो भाव बता दीजिए कि कौन से लेवल्स होंगे गोल्ड और सिल्वर के जो नीचे में फिसल के आ सकते हैं? इंडियन मार्केट में इंडियन एक्चुअली इन्वेस्टर्स को एक बेनिफिट मिल गया था बिकॉज ऑफ द एक्साइज ड्यूटी हाइक, वो 9% का। बट जो गैप अप हुआ था उसको टोटली रिट्रेस किया जा चुका है ऑन एमसीएक्स। तो चांसेस है कि गोल्ड 1 लाख, अभी जो 1,55,000 के आसपास बंद हुआ है एमसीएक्स में, वो 1,50,000 के आसपास, या 1,46,000 के आसपास भी आ सकता है। कुछ कुशन और कुछ सपोर्ट उसको मिलेगा फ्रॉम अ वीक रूपी। बट रुपी उतना डिप्रिशिएट नहीं करेगा बिकॉज इट्स मैनेज करेंसी, जितना गोल्ड गिर सकता है बिकॉज ऑफ द ऑयल क्राइसिस। तो इसके लिए हो सकता है 145, 146। बट वहां पे अगेन इट बिकम्स अ एक्यूमुलेशन जोन। अभी इन्वेस्टर्स को इन एक्यूमुलेट करके वेट करना पड़ेगा टिल द क्राइसिस पासिस, क्योंकि एक चीज हम लोग को समझना है, ये जो ऑयल क्राइसिस है ये पूरा आर्टिफिशियल है। मतलब ये बिकॉज ऑफ द वॉर, जैसे ये खत्म होगा आपका पूरा जो स्क्रिप्ट है वो रिवर्स होगा।
टाइम लगेगा, ओह, 2 महीना 3 महीना बिल्कुल। लगेगा, वो इमीडिएटली आपका रिवर्स हो जाएगा, इसलिए अभी एक्यूमुलेट करना है और शांति से बैठना। तो 1,45,000 से 1,46,000, 1,45,000 आपके लिए बढ़िया एकुमुलेशन का जोन होगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा जब और ये जो प्रीमियम जो मिल रहा है क्रूड को वो सब अगर खत्म होगा तो कहानी रिवर्स हो सकती है। सर आखिरी सवाल आपसे करेंसी मार्केट को लेकर। करेंसी आपने कहा कि बहुत हद तक मैनेज अब हो चुकी है, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ से और पेन बाकी है? क्या 100 का लेवल भी डॉलर के मुकाबले दिख सकता है क्या? देखिए अभी एक्चुअली अगर आईएनआर के ऊपर मैं बोलूं तो देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रेशर पॉइंट्स। एक है आपका जो ऑयल इंपोर्ट बिल है, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, तो उसका एक डॉलर डिमांड हैज डेफिनेटली इंक्रीज और वो अभी भी सिग्निफिकेंटली हाई है। दूसरा है कि जो एफपीआई आउटफ्लोज है डेट और इक्विटी से, क्योंकि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है तो बॉन्ड में भी इंटरेस्ट नहीं है टू इन्वेस्ट, तो उसका भी डॉलर आउटफ्लो का इम्पैक्ट है। तो इसको मैनेज किया जा रहा है थ्रू आरबीआई इंटरवेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट आरबीआई कोई पर्टिकुलर लेवल को डिफेंड नहीं करने वाला है, उसको वॉलेटिलिटी को कैप करना है। तो जब तक ये वेस्ट एशियन सिचुएशन रहेगा हॉर्मुज के ऊपर, तब तक आपका अप ट्रेंड रहेगा यूएसडीएनआर। हो सकता है वापस ये 98 के तरफ मूव करे, बट ये रिस्क तो है जब तक आपका सप्लाई सिचुएशन इतना खराब है फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो ये आपने तमाम मुद्दों पे, जियोपॉलिटिकल रिस्क पे, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, गोल्ड सिल्वर पे और साथ साथ करेंसी पर भी अपना नज़रिया दे दिया। तो ये अनिल बैनर्जी साहब थे, कोटक सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी और करेंसी हेड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ध्यान रखें अपना, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दीजिए, जो भी राय दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? देखिए एमसीएक्स और एनएससी कमोडिटीज में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है फ्यूचर्स या ऑप्शंस पे, बट क्लाइंट्स के हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त निकाला।